हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा फ्रेम्स के बारे में। डाटा फ्रेम से रिलेटेड हम एक वीडियो जो है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि डाटा फ्रेम जो है क्या होते हैं, उनकी टू डायमेंशनल एरे से सिमिलैरिटी क्या होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं तो हमें आगे चीजें जो है समझने में मुश्किल होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज हमें जो स्टार्ट करना था, लास्ट वीडियो में हमने यहीं पे स्टॉप किया था कि हम डाटा फ्रेम की क्रिएशन पढ़ रहे थे और हमने 2D डिक्शनरी से क्रिएशन स्टार्ट की थी, बट उसमें हमारी जो डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो लिस्ट की फॉर्म में थी। तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरीज हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। की जो वैल्यूज हैं वो हमारी किस फॉर्म में होनी चाहिए, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो सबसे यहाँ पे भी अगेन हमारे पास वही चीज है कि डिक्शनरी को ही क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद जब डिक्शनरी बन गई तो डाटा फ्रेम के लिए तो हमें एक सिंगल मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसकी वैल्यूज भी जो है वो डिक्शनरी की फॉर्म में हो। तो इसे करने के दो तरीके हैं, या तो हम सिंपली एक सिंगल डिक्शनरी क्रिएट करें और उसी में सारा सब कुछ टाइप करते जाएं, और या फिर बेटर तरीका क्या है कि जो हमें वैल्यूज में डिक्शनरी लेनी है पहले हम उन्हें क्रिएट करके रख लें, ताकि सिंटैक्स जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। अब अगर हम यहाँ बुक के एग्जाम्पल की बात करें तो बुक में जो लिया हुआ है, बुक में हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास लास्ट 3 ईयर की जो है वो सेल्स हमने स्टोर की हुई है। 2015, 2016 और 2017 ईयर के 4 क्वार्टर्स की हमें सेल जो है वो स्टोर करनी है, क्योंकि हमें पता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनरली 4 क्वार्टर्स में हम डिवाइड करके सेल फाइंड आउट करते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि 12 मंथ्स का होता है तो वो 3 मंथ में करके उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट में हमें उसकी सेल स्टोर करनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हर कॉलम जो है वो एक ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 2015 का एक कॉलम होगा और उसमें चारों क्वार्टर्स की वैल्यू होगी। 2016 का एक कॉलम होगा, उसमें चारों क्वार्टर्स की वैल्यू होगी। 2017 का एक कॉलम होगा, उसमें चारों क्वार्टर्स की वैल्यू होगी। जब भी हम डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो डाटा फ्रेम से पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, उस डिक्शनरी को भी क्रिएट करने से पहले हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो हमें रिजल्टेंट डाटा फ्रेम चाहिए वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए है। अगर हमें रिजल्टेंट डाटा फ्रेम का फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए डिक्शनरी क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी। ये हमारा रिजल्टेंट डाटा फ्रेम है कि हमें डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में चाहिए। 2015 का एक कॉलम है जिसमें चारों क्वार्टर्स की वैल्यू जो है वो स्टोर्ड हो। 2016 का एक कॉलम है, 2016 के चारों क्वार्टर की वैल्यू स्टोर करे। 2017 का एक कॉलम है जो 2017 के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू स्टोर करे। अब हमें पता है जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमारे कॉलम नेम्स बन जाते हैं। तो जो हमारी मेन डिक्शनरी होगी, जो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, उस डिक्शनरी की हमारी कीज क्या होंगी, 2015, 2016, 2017। इससे पहले वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 2D डिक्शनरी में जो वैल्यूज थी वो लिस्ट की फॉर्म में थी, वहां पे हमारे पास क्या होता था कि जो हमारी डिक्शनरी है उसकी कीज कॉलम नेम्स बन जाते थे और रो इंडेक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते थे, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास कोई इंडेक्सेस नहीं होते थे। बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो लिस्ट नहीं है, वैल्यूज भी आगे फर्दर क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में है। तो जो हमारी वैल्यूज वाली डिक्शनरी होंगी, यानी कि जो हमारी इनर डिक्शनरीज होंगी। अब यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है तो 2 डिक्शनरी हो गई, आउटर डिक्शनरी और इनर डिक्शनरी। तो जो आउटर डिक्शनरी, जो मेन डिक्शनरी है, उसकी कीज तो हमेशा कॉलम नेम बनती है। जो इनर डिक्शनरी है उनकी कीज हमारे क्या बन जाते हैं, रो इंडेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है, या तो हम सिंपली एक ही डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन बेटर है पहले हम इनर डिक्शनरीज क्रिएट कर लें। यहाँ पे हमने एक जो है 2015 ईयर का डाटा स्टोर करवा लिया, चारों क्वार्टर्स की वैल्यू डिक्शनरी की फॉर्म में, कि क्वार्टर 1 की वैल्यू क्या है,
क्वार्टर 2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे क्वार्टर 1 की वैल्यू है, देन क्वार्टर 2 की वैल्यू, देन क्वार्टर 3 की वैल्यू एंड देन क्वार्टर 4 की वैल्यू। तो ये 2015 के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू हमने एक डिक्शनरी में स्टोर करवा ली। उसके बाद 2016 ईयर के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवा ली। उसके बाद 2017 के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू हमने स्टोर करवा ली। अब हमने ये तीनों डिक्शनरीज जो हमारी इनर डिक्शनरीज थी वो हमने क्रिएट कर ली। अब हमें मेन डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो उसका नाम हमने क्या रखा, क्योंकि हम सेल स्टोर करवा रहे हैं तो हमने डिक्शनरी का नाम यहाँ पे डायसेल रख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया 2015 और उसके लिए डिक्शनरी कौन सी पास ऑन की, ईयर 2015। अब यहाँ पे आप इस डिक्शनरी की बजाय ये जो पूरी वैल्यू है, ये करली ब्रैकेट्स वाला जो पूरा पार्ट है, आप चाहो तो डायरेक्टली इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हो। बट सोच के देखो, ये तीन पार्ट जब आप यहाँ इंसर्ट करोगे, ईयर 2015 की जगह ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ पे ईयर 2016 की जगह ये सेकंड वाला पूरा पार्ट और ईयर 2017 की जगह उसके इक्विवेलेंट पूरा पार्ट जब इंसर्ट करोगे तो वो कितनी लंबा जो है वो क्रिएट हो जाएगा और बाय उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए हमने ये तीनों डिक्शनरीज पहले बनानी थी। तो ये हमारी मेन आउटर डिक्शनरी है डायसेल, और डिक्शनरी की जो ये वैल्यूज हैं, ये की है 2015 और ये उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू भी जो है वो अपने आप में एक डिक्शनरी है। अगेन 2016 हमारी की है और उसकी वैल्यू क्या है, ये डिक्शनरी ईयर 2016। 2017 हमारा कॉलम की है और ईयर 2017 जो है हमारी वैल्यू है जो कि डिक्शनरी की फॉर्म में है। अब हमने इस डिक्शनरी से क्या क्रिएट किया है, डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा, लाइब्रेरी नेम डॉट मेथड नेम दैट इज pandas डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का डी कैपिटल एफ कैपिटल। इसके बाद राउंड ब्रैकेट में हमें वो 2D स्ट्रक्चर पास ऑन करना है जिसकी हेल्प से हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो इसमें हमने क्या पास ऑन कर दिया, डायसेल्स, क्योंकि डायसेल्स की हेल्प से हम डायसेल्स डिक्शनरी की हेल्प से हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमारा ये डाटा फ्रेम क्रिएट होगा तो डाटा फ्रेम के कॉलम नेम्स क्या हो जाएंगे, डायसेल की जो कीज थी वो हमारे कॉलम नेम बन जाएंगे, दैट इज मेन कीज जो थी 2015, 2016 और 2017, ये तीनों हमारे क्या बन जाएंगे, कॉलम नेम्स बन जाएंगे। और जो इस डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो हमारे क्या बन जाएंगी, आगे वैल्यूज हो जाएंगी उन कॉलम्स की। लेकिन जब ये डिक्शनरी की जो वैल्यूज थी वो भी डिक्शनरी थी और उन डिक्शनरी के अंदर भी डाटा जो था वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में था। तो उन की वैल्यू पेयर्स में से जो वैल्यू थी वो तो चली जाएंगी वैल्यू पार्ट में, और जो कीज थी वो हमारे बन जाएंगे रो इंडेक्सेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आउटर डिक्शनरी की कीज थी वो कॉलम नेम्स बन गई और जो इनर डिक्शनरी की कीज थी वो हमारी क्या बन गई, रो लेबल्स बन गई। अब यहाँ पे जो है हमारे पास और बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ये जो था हमारा सिंपलेस्ट पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो डिक्शनरी थी 2015, 2017, ये आप डायसेल को डिस्प्ले करवा के जब देखा तो ये देखिए 2D डिक्शनरी है, ये हमारी की है और इसके अंदर ये इसकी वैल्यू जो है ये कंप्लीट वैल्यू है आगे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट क्यों था, क्योंकि तीनों ही डिक्शनरी में हमारे पास सेम कीज थी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब यहाँ पे क्या होता है कि इससे प्रीवियस पार्ट जब पढ़ा था जहां डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज थी वो लिस्ट की फॉर्म में थी, तो उस पे ये रिस्ट्रिक्शन थी कि लिस्ट का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। बट डिक्शनरीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना तो ये रिस्ट्रिक्शन होती कि डिक्शनरी का साइज सेम होना चाहिए, डिक्शनरी का साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। उसके साथ साथ डिक्शनरी की कीज जो कि यहाँ पे ये तीनों में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये सेम हो। हर डिक्शनरी की कीज जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे तो ये बहुत इजीली रो लेबल बन गए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। बट मान लीजिए अगर ये कीज अलग अलग होती तो उस केस में क्या होता, तो वो सारी चीजें अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे आपको स्पेशली नोट भी दिया गया है, व्हाइल क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम विद अ नेस्टेड और 2D डिक्शनरी, Python interprets the outer dict keys as column names and
इनर कीज एज द रो इंडेक्सेस, की जो आउटर डिक्शनरी की कीज होती हैं वो कॉलम नेम्स बन जाती हैं और इनर डिक्शनरी की कीज जो है वो रो इंडेक्सेस बन जाती हैं। ये हमारा जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। ये सारा आपको वही सारी चीजें समझाई गई हैं जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई। अब इसके आगे जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है वो है ये, नाउ हैड देयर बीन अ सिचुएशन वेयर इनर डिक्शनरीज हैज नॉन मैचिंग कीज, क्योंकि अभी जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की उसमें तो इनर डिक्शनरी की सारी कीज मैचिंग थी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। बट अगर इनर डिक्शनरी की कीज जो है मैचिंग नहीं है, इन दैट केस पाइथन वुड हैव डन फॉलोइंग थिंग्स। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, तो पाइथन उस केस में ये वाली दो चीजें करता है। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। There would have been total number of indexes equal to the sum of unique inner keys, कि डिक्शनरी में टोटल इंडेक्सेस कितने हो जाते हैं, जितने की हमारे पास यूनिक कीज हैं उतने हमारे टोटल इंडेक्सेस हो जाते हैं, जितने की इनर डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास कीज होती हैं। अब यहाँ पे तो हर इनर डिक्शनरी में 4 कीज थी, लेकिन चारों कीज क्योंकि सेम थी तो टोटल भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आई। बट मान लीजिए डिक्शनरी की सारी कीज जो है वो अलग अलग होती, तो टोटल कीज हमारे पास कितनी हो जाती, 12 हो जाती, क्योंकि 4 कीज तीनों डिक्शनरीज में है तो टोटल कितनी कीज हो जाती, 12 कीज हो जाती। और उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने बन जाते, 12 बन जाते। तो यूनिक जितनी भी कीज होंगी उतने हमारे पास नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, उतने इंडेक्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब उस केस में होगा क्या, फॉर अ की दैट हैज नो मैचिंग कीज इन अदर इनर डिक्शनरीज, कि ऐसी की जिसके मैचिंग की बाकी इनर डिक्शनरीज में कोई की नहीं है, उनके बदले में वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, नैन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में जब करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए वही सेम एग्जाम्पल है, बट इस बार इनर डिक्शनरीज में कीज जो है वो अलग अलग ली हैं। पहले वाली जो थी उसमें तो हमने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 ये 4 कीज हमने ली हैं। लेकिन सेकंड वाली डिक्शनरी में हमने क्या लिया, हमने पूरा पूरा लिखने के बजाय सिंपली Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ले लिया। और उसके बाद थर्ड जो डिक्शनरी आई उसमें हमने 4 क्वार्टर की डिटेल ही स्टोर नहीं किया, उसमें हमने 3 ही क्वार्टर्स की डिटेल स्टोर किया और उन्हें भी हमने कीज के नाम क्या रखे, A, B एंड C। तो यहाँ पे सॉरी थर्ड जो की है वो क्या है, C। तो यहाँ पे इस केस में जब ये डिक्शनरी डायसेल हमने क्रिएट की तो यहाँ पे ये जो 3 इनर डिक्शनरीज हैं, ईयर 2015, ईयर 2016 एंड ईयर 2017, इन तीनों ही डिक्शनरी में जो कीज हैं वो क्या है, अलग अलग है। सारी कोई भी की जो है वो रिपीटेड है ही नहीं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा। 4 कीज जो है इस फर्स्ट डिक्शनरी में, 4 कीज जो है सेकेंड वाली डिक्शनरी में और 3 की जो है थर्ड वाली डिक्शनरी में। तो टोटल कितनी कीज हो जाएंगी, 4 + 4 8, 8 + 6 11। तो टोटल 11 इंडेक्सेस जनरेट होंगे, 11 जो है वो रोज हमारी क्रिएट हो जाएंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC, Q1, Q2, Q3, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो गई है, ABC देन Q1, Q2। अब यहाँ पर देखो ABC वाली जो 3 कीज थी वो हमारी कौन सी डिक्शनरी में थी, 2017 में। तो वो 2017 के लिए जनरेट हुई थी। 2015 और 2016 में उनसे मैचिंग कोई भी की जो है वो नहीं थी। तो जो वैल्यूज आएंगी वो किस में आएंगी, 2017 वाले कॉलम में आएंगी सिर्फ, लेकिन 2015 और 2016 वाला जो कॉलम है उसमें क्या होगा, हमारा नैन वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। वहां पे हमारी दूसरी वैल्यूज जो है वो स्टोर नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ ABC की के लिए वैल्यू 2017 में है, तो सिर्फ 2017 में ही वैल्यूज आएंगी, बाकी दोनों कॉलम में नैन स्टोर होगा। सिमिलरली Q1, Q2 एंड Q1, Q2, Q3 एंड Q4 जो है वो हमारा 2016 वाली डिक्शनरी में था, तो सिर्फ 2016 वाले कॉलम में ही इन चारों की वैल्यू आएगी और बाकी दोनों कॉलम्स में जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, नैन स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 जो है वो 2015 वाले कॉलम में था, तो सिर्फ उसी कॉलम में वैल्यूज आएंगी, बाकी दोनों कॉलम्स में क्या स्टोर हो जाएगा, नैन स्टोर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जितनी यूनिक कीज होती हैं उतने हमारे पास इंडेक्सेस जनरेट हो जाते हैं। बट सपोज हमारे पास मान लीजिए ये सारी यूनिक की ना होके कुछ रिपीटेड होती, मान लीजिए 2016 में हमारे पास यहाँ Q1, Q2, Q3 हो जाता और सिर्फ एक ये अलग होता, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, 4 कीज ये वाली है, इसमें से 3 तो रिपीटेड होती, सिर्फ एक अलग होती, तो ये 5th हो जाती। 5th के बाद 3 की हमारे पास ये, तो टोटल हमारी 8 रोज जो है वो जनरेट हो जाती। तो जितनी यूनिक होती है सिर्फ उतने ही अलग अलग जनरेट होते हैं, बाकी जो है जो कॉमन होते हैं उनके लिए जो है सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन भी जो है वो रिपीटेड हो जाते हैं। उसके लिए हमें ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही डायसेल का ही एग्जाम्पल है, बट इस बार डिक्शनरी में हमने फिर से वही किया है, कीज चेंज की है। फर्स्ट डिक्शनरी में जो कीज थी वो सेम वही है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है। अब इसके बाद ईयर 2016 जो है उसमें जो हमने कीज ली उसमें क्या किया, 2 कीज तो हमने सेम रखी, Q1 एंड Q2, बट बाकी की जो दोनों कीज हैं वो हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, Q3 ले लिया और Q4 ले लिया। तो अब तक हमारे पास यूनिक कितनी हो गई, 4 ये वाली थी और 2 ये वाली हो गई, 6 यूनिक हो गई। अब ईयर 2017 में क्या है, ए जो है वो अलग से है, बी अलग है, Q4 जो है वो रिपीटेड है। तो यहाँ पे यूनिक ये 2 और मिली, तो 4 यहाँ पे थी, 2 यूनिक ये थी 6 और 2 ये वाली हो गई। टोटल कितनी यूनिक कीज हो गई हमारे पास, 8। तो हमारे पास कितने स्टोर होंगे, 8 इंडेक्सेस जनरेट होंगे, 8 रोज जो है वो स्टोर होंगी। जब रोज स्टोर होंगी, अगेन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, पहले ए और बी आया, ए और बी जो है वो सिर्फ कौन से ईयर में था, 2017 में, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2017 वाले में आई, बाकी दोनों कॉलम्स में नैन हो गया। उसके बाद Q3 एंड Q4 आया, Q3 एंड Q4 सिर्फ 2016 में था, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2016 में आई, बाकी दोनों में क्या स्टोर हो गया, नैन स्टोर हो गया। अब फिर Q1, 2, 3 एंड 4 आया, Q1 जो है 15 और 16 दोनों में था, Q2 भी जो है वो 15 और 16 दोनों में था, तो इनकी वैल्यू कॉलम 15 में भी आई और कॉलम 16 में भी आई, लेकिन 17 में ये कीज प्रेजेंट नहीं थी, तो उस केस में हमारे पास क्या आ गया, नैन आ गया। नेक्स्ट Q3 एंड Q4, Q3 जो है वो सिर्फ 15 में था, ना 16 में था ना 17 में था, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2015 में होगी, बाकी दोनों में उसके लिए क्या स्टोर हो जाएगा, नैन स्टोर हो जाएगा। देन Q4 जो है 2015 में था और 2017 में था, 16 में प्रेजेंट नहीं था, तो 2015 में वैल्यू स्टोर हुई Q4 की, 2017 में वैल्यू स्टोर हुई Q4 की, बट 2016 में जो है उसके लिए क्या स्टोर हो गया, नैन स्टोर हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी। तो आई होप ये चीज सबको समझ आई होगी। अब हम इसी पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्लास वाला प्रैक्टिकल है, जिसमें हमने लिस्ट की डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज ली थी वो डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज ली थी वो किस फॉर्म में ली थी, लिस्ट के फॉर्म में ली थी। अब हम जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हमें लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज लेनी है वो डिक्शनरी की फॉर्म में लेनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम नई फाइल ले लेते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं, ताकि अगर हमें कहीं पे कंपैरिजन करने की जरूरत पड़े तो हम इजीली कर पाए, ठीक है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें पांडास को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम पहले दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एज pd, देन इंपोर्ट numpy एज np। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है, डी हमने वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हमने 2 तरीके पढ़े थे, एक तो जो हमने बुक में फॉलो किया है कि अलग इनर डिक्शनरीज को हमने पहले क्रिएट करके रख लिया, तो हम यहाँ पे उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें एरर होने की चांसेस जो है कम होते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। या फिर एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट यही मेथड कर लेते हैं कि इनर डिक्शनरीज भी एक साथ ही क्रिएट करें, एरर भी होगा तो चेक कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें 2015 के लिए डाटा स्टोर करवाना है, उसके लिए हमने डिक्शनरी क्रिएट की। अब इसमें हमें चारों क्वार्टर्स के लिए डाटा चाहिए। Q1 हम यहाँ पे Q1 Q2 ही ले लेते हैं, टाइपिंग में टाइम कम लगेगा।
इसके लिए वैल्यू हमने ले ली, देन Q2 वैल्यूज मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वार्टर है हमारा Q3, नेक्स्ट Q4 क्वार्टर के लिए वैल्यूज हमने ले ली। अब ये हमारे 2015 के चारों क्वार्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब ये हमारी डिक्शनरी का एक एलिमेंट जो है वो पूरा हो गया, ये की और उसके साथ ये वैल्यू, तो हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए करना है 2016, कॉलन लगाया। अब इसकी वैल्यू स्टोर करनी है, वैल्यू अगेन डिक्शनरी की फॉर्म में करनी है। इसमें फिर से हमें वही Q1 Q2 लेना है, तो ये Q1 के लिए हो गया। फिर Q2 वाला हमने लिया, उसके बाद Q3, देन Q4 हम लेंगे। ये हमारे 2015 और 2016 दोनों कॉलम्स के लिए हो गया। अब हम दो ही कॉलम्स के लिए कर लेते हैं, या फिर चलो थर्ड भी क्रिएट कर ही लेते हैं, 2 मिनट और लगेंगी। 2017, इसके लिए डिक्शनरी क्रिएट करेंगे इसकी वैल्यू के लिए। इसमें भी डाटा जो है वो Q1 Q2 की फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट इज Q2, next one is Q3, and then last one is Q4, और इसे सेव कर लिया। अब पहले हम इसी डिक्शनरी को ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये डिक्शनरी जो है वो हमारी सही से प्रिंट हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर इसमें कोई भी एरर होगा तो हमें अभी पता चल जाएगा, उसके बाद हम इसका डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। ये देखिए, ये डिक्शनरी हमारी डिस्प्ले हो गई, इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है। हमारी ये कीज भी जो है Q1 Q2 Q3 एंड Q4, यहाँ पर भी Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाले में भी सब में वैल्यू स्टोर है। अब हम इससे क्रिएट करते हैं डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए अगेन हमने ऑब्जेक्ट ले लिया df। क्रिएशन के लिए pd डॉट डाटा फ्रेम वाला मेथड हमने यूज किया और इसमें हमने सीक्वेंस पास कर दी d। अब यहाँ पे ना हमें इंडेक्स लेबल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है ना कॉलम लेबल्स, क्योंकि हमारी आउटर डिक्शनरी के जो कीज हैं वो कॉलम नेम्स बन जाएंगे और इनर डिक्शनरी की जो कीज हैं वो क्या बन जाएंगी, हमारी रो इंडेक्सेस। अब हम इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट df, और अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम जो है वो डिस्प्ले हो गया। 3 कॉलम है और 4 जो है वो रो है हमारे पास। अब हम इसकी वेरिएशंस करके देखते हैं। सबसे पहली चीज तो कि अगर हमारे पास यूनिक, सब में यूनिक कीज होती तो हमारे पास क्या होता, और अगर रिपीटेड वैल्यू होती तो क्या होता। पहले रिपीटेड के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देती हूँ Q1, ये मैंने QT कर दिया सब में, QT1 QT2 QT3 एंड QT4। सिमिलरली यहाँ पे हम कर देते हैं Q11 Q22 Q33 एंड ये Q44 हो गया, और इसके बाद लास्ट जो है वो Q1 Q2 Q3 एंड Q4 है। अब यहाँ देखिए, तीनों जो इनर डिक्शनरीज हैं, तीनों इनर डिक्शनरीज की सारी कीज जो है वो हमारी क्या है, इक्वल है। तो इसे जब हम रन करके देखेंगे तो ये देखिए हमारी कितनी रोज जनरेट हुई हमारे आउटपुट में। यहाँ से इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि पूरा हम देख पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारी जो रोज थी वो कितनी डिस्प्ले हुई है, 12 रोज जो है वो डिस्प्ले हुई है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा डाटा फ्रेम। ये जो है हमारे रो के कॉलम नेम्स हैं।
यहाँ पे ये 2015, 16 एंड 17 ये तीनों हमारे कॉलम नेम्स हैं और ये जो है ये हमारे रो के इंडेक्सेस हैं और ये टोटल कितनी रोज हमारी जनरेट हुई है, टोटल 12 रोज जो है वो जनरेट हो गई है। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा और इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ अब हम एक वो चीज करके देख लेते हैं जिसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं। मान लीजिए ये हम Q1 ले लेते हैं और ये सिर्फ Q2 ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कर दे, इसे यहाँ से Q3 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, Q4 कर लेते हैं। अब एक बार पहले डिक्शनरीज देख लीजिए। यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करवा देती हूँ डिक्शनरी, प्रिंट डी। ठीक है, अब ये डिक्शनरी देखो, इसमें यहाँ पे ये वाले दो अलग हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया है, Q3 एंड Q4। यहाँ पे ये Q1 और Q2 लिया है और यहाँ पे ये Q3 एंड Q4 जो है वो दो अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 एंड Q4 लिया। तो बेसिकली यहाँ से ये चार यूनिक कीज जनरेट हुई, Qt1, Qt2, Q3 एंड Q4, ये चारों यूनिक है। इसके बाद यहाँ पे ये Q1 जो है ये भी हमें अलग मिला, देन Q2 भी अलग मिला, Q33 भी जो है वो अलग था, Q44 भी अलग था। तो ये चारों भी यूनिक थी, तो टोटल 8 कीज हो गई। फिर हम इस वाले पार्ट पे आए तो यहाँ से Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ये चारों ही जो है रिपीटेड है। Q1 और Q2 जो है वो 2016 में रिपीट हो चुके हैं, Q3 एंड Q4 जो है वो 2015 में रिपीट हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिक कीज हमारे पास कितनी है, 8। तो हमारे पास कितनी रोज जनरेट होंगी, 8 रो जनरेट होंगी, जिसमें से 8 रो में से जो चार रोज होंगी हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इनकी वैल्यूज दो दो कॉलम में होगी, बाकी सबकी वैल्यूज जो है वो एक एक कॉलम में होगी। Qt1 की वैल्यू सिर्फ 2015 में होगी, Qt2 की वैल्यू सिर्फ 2015 में होगी, देन Q3 जो है उसकी वैल्यू 2015 में भी होगी और 2017 में भी होगी। Q4 की वैल्यू भी 2015 में भी होगी, 17 में भी होगी। फिर 16 पे आ जाते हैं, यहाँ पे Q1 की वैल्यू 16, 17 दोनों में होगी, Q2 की वैल्यू भी 16, 17 दोनों में होगी, और बट Q33 और Q44 की वैल्यू सिर्फ 2016 में होगी। तो अब हम इसे डिस्प्ले करवा लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वही आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 8 रो जनरेट हुई है, Q1, Q2, Q3 एंड Q1, Q2, Q3, Q33, Q4, Q44, Qt1 एंड Qt2। तो ये 8 रो है, इसमें से सिर्फ Q1, Q2, Q3 और Q4 की जो है वो दो दो कॉलम्स में वैल्यू आएगी। यहाँ देखिए Q1 की वैल्यू आई 2016-17 में, Q2 की वैल्यू भी आई 2016-17 में, Q3 की वैल्यू आई 2015 और 17 में, और ये Q4 जो था इसकी वैल्यू भी 2015 और 17 में आई। इसके अलावा बाकी सबकी सिर्फ एक कॉलम में आई। ये देखिए Q33 सिर्फ 16 में था तो इसकी वैल्यू सिर्फ 16 वाले में आई। Q44 भी सिर्फ 2016 में था तो उसी कॉलम में इसकी वैल्यू आई। Qt1 एंड Qt2 सिर्फ 2015 में थे तो उन्हीं दोनों में इसकी वैल्यू आई है। बाकी और कहीं जो भी हमारे जो वैल्यूज हैं उन सब में क्या स्टोर हुआ है, नैन स्टोर हुआ है। तो जहां भी मैचिंग कीज होंगी वहां वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जहां भी नॉन मैचिंग होगा वहां पर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, नैन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नैन वैल्यू किसके लिए होती है, नॉट अ नंबर या फिर मिसिंग वैल्यूज के लिए। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही तो आप वहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D एरेज। कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो किसकी हेल्प से क्रिएट करना है, 2D एरेज की हेल्प से हमें क्रिएट करना है। अब 2D एरे हमें पता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते थे, उसमें रोज और कॉलम्स होती थी, तो वहां पे इनर डिक्शनरी या आउटर डिक्शनरी या फिर वैल्यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली एक 2D एरे ही क्रिएट होता है और उसे हम एज इट इज डाटा फ्रेम में पास ऑन कर देते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है हमारे पास कि numpy एरे में जो ये 2D एरे क्रिएट होता है उसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं 0 से साइज -1 तक। तो इस केस में हमारे पास रो लेबल और कॉलम लेबल
दोनों ही जो है वो डिफॉल्ट जनरेटेड आते हैं, तो अगर हमें उन्हें चेंज करना है तो वो हमें खुद से प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इससे डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक 2D एरे क्रिएट करना पड़ेगा। 2D एरे हम numpy लाइब्रेरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं। numpy डॉट एरे मेथड हमने यूज किया, उसमें हमने स्ट्रक्चर पास ऑन कर दिया। यहाँ पे हमने ये जो 2D एरे क्रिएट किया है इसमें हमने क्या लिया है, 2 रो ली है और 3 कॉलम लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एरे क्रिएट करना आना चाहिए है। तो एरे क्रिएशन के लिए आप numpy वाली वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में पास ऑन करते हैं। एरे क्रिएट करने के हमने और भी बहुत सारे मेथड पढ़े थे, जैसे अरेंज, लिनस्पेस वगैरह, बट सबसे सिंपलेस्ट एरे मेथड ही होता है। यहाँ पे हमारी जो आउटर लिस्ट है वो हमारी सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके अंदर हम लिस्ट की फॉर्म में जो है रोज को रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी रोज हमें देनी है हम उतनी लिस्ट जो है यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं। उसके साथ ये डाटा टाइप दिया है, ये हमारी चॉइस होती है कि हमें डाटा टाइप देना है या नहीं देना है। तो इसके बाद हम उससे डाटा फ्रेम क्रिएट करवा लेंगे। अगेन वही pandas डॉट डाटा फ्रेम, और उसके साथ ब्रैकेट्स में हमने क्या पास कर दिया, एरे का नाम पास कर दिया, जो एरे हमने यहाँ से क्रिएट किया था। अब ये जो एरे क्रिएट किया था इसमें क्या था, हमारे पास 2 रो थी और 3 कॉलम थे। तो वही जो है हमारे डाटा फ्रेम में डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे डाटा फ्रेम में भी 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, और डाटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे जब डाटा फ्रेम हमारा क्रिएट हुआ तो वो डाटा फ्रेम इस फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगा कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और ये यहाँ पे उसकी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 0 1 2 जो है ये यहाँ ना आके ये हमारा 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होना था। जो इंडेक्सेस होते हैं उन्हें हम एक्सेस 0 भी कहते हैं। एज यू कैन सी इन अबव कोड एग्जांपल दैट पाइथन क्रिएटेड इंडेक्सेस और एक्सेस 0 फ्रॉम द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द पास्ट एरे, की जो हमने एरे पास किया है उसकी जो फर्स्ट डायमेंशन थी उसी से हमारे इंडेक्सेस क्रिएट हुए हैं, और जो कॉलम क्रिएट हुआ है वो किससे क्रिएट हुए हैं, सेकंड डायमेंशन से। तो इसे पढ़ के कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे जो एरे की रोज होती हैं वो डाटा फ्रेम की रोज बन जाती हैं, और जो एरे के कॉलम्स होते हैं वो डाटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाते हैं। जस्ट एज नो कीज आर देयर, यहाँ पे कोई कीज नहीं है, हैंस डिफॉल्ट नेम्स आर गिवन टू द इंडेक्सेस एंड कॉलम्स। तो क्योंकि कीज नहीं है तो इंडेक्सेस और कॉलम्स को जो है वो डिफॉल्ट नाम मिल जाएंगे, और वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके साइज -1 तक होते हैं। तो यहाँ पे ये 0 और 1, और कॉलम्स के लिए 0 1 और 2 आ गया। ये यहाँ पे आगे जो फर्दर हमें करके दिखाया है वो यही है कि अब जो हमारे डिफॉल्ट थे अगर हमें उन्हें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। कॉलम्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है कॉलम्स, इज इक्वल टू करके हम कॉलम्स के जो है लेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें रोज के लिए भी लेबल्स प्रोवाइड करने हैं तो हम उसके लिए इंडेक्स इज इक्वल टू करके हमारी रोज के लेबल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डाटा फ्रेम के क्या कर दिए, कॉलम नेम्स और इंडेक्स नेम्स दोनों हमने प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे इस वाले केस में जब हमने df2 क्रिएट किया तो इस वाले केस में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स प्रोवाइड किए थे, रोज प्रोवाइड नहीं की थी। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया उसमें कॉलम नेम्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन रो इंडेक्सेस जो हैं वो अभी भी डिफॉल्ट जनरेटेड रहे, दैट इज 0 एंड 1। इस वाले केस में हमने जब रोज और कॉलम्स दोनों के लिए इंडेक्सेस प्रोवाइड किए तो जो हमारे कॉलम के इंडेक्सेस थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो हमारे यहाँ पे कॉलम के इंडेक्सेस बन गए, और जो हमारे रो इंडेक्सेस थे ए बी एंड सी वो हमारे रोज के इंडेक्सेस बन गए। अगर हम इनमें से कोई भी स्किप कर देते तो वो हमारा डिफॉल्ट हो जाता, दैट इज 0 1 2 एंड उस तरीके से हमारा उसके लिए जनरेट हो जाता। अब ये नेक्स्ट अगेन सेम वही चीज की गई है और फर्दर एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं। इन अबव एग्जांपल द एरे दैट आर पास्ड टू डाटा फ्रेम हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। अच्छा, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इतना पार्ट जो है वो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए भी हम एक नई फाइल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वही लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। अब इसके बाद हमें डाटा फ्रेम जो है एरे की हेल्प से क्रिएट करना है, तो पहले हमें एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा।
हमने एक वेरिएबल ले लिया AR, इसमें हम एरे जनरेट कर रहे हैं numpy डॉट एरे। अब यहाँ पे हमें 2D एरे पास करना है, तो फर्स्ट जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा 2D एरे है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट लेंगे वो हम अगेन लिस्ट की फॉर्म में लेंगे, जिससे कि हमारा एरे जो है वो 2 डायमेंशन बने। अगर हम यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स टाइप कर देंगे तो वो हमारा 1 डायमेंशनल एरे होता है। 2 डायमेंशन के लिए हमें दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। जितनी रोज होंगी उतने ही हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आया वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में हम वैल्यूज हम यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारी सेकंड रो हो गई। मान लीजिए हम 3 रोज ले रहे हैं, तो ये हमने थर्ड रो के लिए ले लिया। तो इस वाले एरे में हमारी 3 रो और 3 कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास स्टोर्ड हो गई। इस फाइल को हमने सेव कर लिया। अब पहले हम एक बार ये एरे प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इस एरे में जो है वो हमारा क्या प्रिंट होगा। तो इतने पार्ट को अगर हमने रन करवाया तो ये हमारा एरे डिस्प्ले हो गया 1, 2, 3, 23, 45, 56 एंड दिस इज 12, 45 एंड 78। अब हम इसकी हेल्प से डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो डाटा फ्रेम के लिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया df pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का D एंड F जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। अब इसके साथ ब्रैकेट में हमें क्या लेना पड़ेगा, जो हमने अभी 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया वो हमने यहाँ पास ऑन कर दिया, और इस डाटा फ्रेम को अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने यहाँ दे दिया प्रिंट df। अब इस केस में हमारा क्या होगा, डाटा फ्रेम प्रिंट होगा। और जब डाटा फ्रेम प्रिंट होता है तो रो लेबल और इंडेक्स लेबल भी जो है वो साथ साथ प्रिंट होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो रो लेबल थे 0, 1 एंड 2 वो भी डिस्प्ले हुए, और यहाँ सॉरी ये कॉलम लेबल्स भी, और यहाँ पे ये रो लेबल्स जो थे 1, 2, 0, 1 एंड 2 वो भी डिस्प्ले हुए। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही जो है डिफॉल्ट जनरेटेड है, कॉलम इंडेक्सेस भी रो इंडेक्सेस भी। लेकिन अगर हमें खुद के प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कोमा लगा के। रो इंडेक्सेस के लिए हम क्या देंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू, और लिस्ट में हम रो के इंडेक्सेस दे देंगे। मान लीजिए हमने दे दिया फर्स्ट रो के लिए fr1, सेकंड रो के लिए हम दे देते हैं fr2। ये क्योंकि हमारी स्ट्रिंग है हम इसे कोट्स में ही लिखेंगे, अदरवाइज ये हमें एरर देगा। थर्ड के लिए हम ले लेते हैं fr3। ये हमारे रो के इंडेक्सेस हो गए। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमने सिर्फ रो इंडेक्सेस प्रोवाइड किए हैं, कॉलम इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो रो के लिए fr1, fr2 एंड fr3 डिस्प्ले हो गया, लेकिन कॉलम के इंडेक्सेस अभी भी क्या है, 0, 1 एंड 2। अगर हमें कॉलम के भी इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं तो हम यहाँ पे कॉलम्स के लिए इंडेक्सेस दे देंगे। उसके लिए हम कीवर्ड क्या यूज करते हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिस्ट में दे दिया f1, fc1 ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम, देन हमने ले लिया सेकंड कॉलम, और उसके बाद हमने ले लिया थर्ड कॉलम। अब जब हम इसे रन करवाएंगे तो हमारे कॉलम्स के भी इंडेक्सेस जो हैं वो प्रिंट हो गए। यहाँ पे fc1, fc2 एंड fc3। ये हमने गलती से यहाँ भी fc2 टाइप कर दिया, इसे हमने fc3 किया। इसे जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे fc1, fc2 एंड fc3 तीन जो हैं वो डिस्प्ले हो गए, और इधर fr1, fr2 एंड fr3 जो है वो तीनों रो जो है डिस्प्ले हो गई। तो अगर हमने इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं किए थे तो जो डिफॉल्ट जनरेटेड इंडेक्सेस थे वो डिस्प्ले हो रहे थे, दैट इज 0 से लेके साइज -1 तक। बट अगर हम अपने एक्सप्लिसिटली इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो जो हमने इंडेक्सेस प्रोवाइड किए हैं वही हमारे प्रिंट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट गिवन था वो ये, हमने यहाँ पे जो एरे जनरेट किया या बुक में जो एरे का एग्जाम्पल पढ़ा उसमें क्या थे कि हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल थे। बुक में भी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा हमारी हर रो में 3 एलिमेंट थे, और हमने जो जनरेट किया उसमें भी हमारे हर रो में इक्वल एलिमेंट थे। बट मान लीजिए हम एक ऐसा एरे क्रिएट कर देते हैं जिसमें हर रो में इक्वल एलिमेंट्स ना हो। In above example, the array that are passed to data frames have same number of element in each row। कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो हमने किया तो हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। However, the rows of array differ in length, that is number of element in each row
डिफर, कि अगर हर रो में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो, उनकी लेंथ अलग अलग हो, देन पाइथन विल क्रिएट जस्ट सिंगल कॉलम। अब तो ये था कि हर रो में 3 एलिमेंट थे तो 3 कॉलम बन गए, अगर हमारे पास हर रो में 4 एलिमेंट होते तो 4 कॉलम बन जाते। बट मान लीजिए एक रो में 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, तो कितने कॉलम्स जनरेट होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे? बट इस केस में क्या होता है कि हमारे अलग अलग कॉलम्स ही जनरेट नहीं होते। पाइथन क्या करता है, इट विल क्रिएट जस्ट सिंगल कॉलम इन द डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ कॉलम विल बी कंसीडर एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉलम्स का टाइप क्या था हमारा, जो हमारे एरे के एलिमेंट्स का टाइप था। बट जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग होंगे तो हमारी जो पूरी लिस्ट है वही हमारा क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा, ना कि अलग अलग उसकी वैल्यूज एलिमेंट बनेगी। तो लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसलिए हमारे कॉलम्स का डाटा टाइप भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एरे क्रिएट किया, इस एरे की फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट थे, सेकेंड रो में 4 एलिमेंट थे और थर्ड रो में 3 एलिमेंट थे। तो इससे जो एरे जनरेट हुआ वो एरे आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में जनरेट हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ रहा है, लिस्ट इस तरीके से। और जब हमने इससे डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया pd.dataFrame करके, तो हमारा डाटा फ्रेम जो डिस्प्ले हुआ है वो भी हमारा किस फॉर्मेट में हो रहा है कि रोज तो हमारी जितनी हमने प्रोवाइड की थी उतनी ही है, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही कॉलम जनरेट हुआ है और उसमें जो डाटा है वो लिस्ट की फॉर्म में है। ये देखिए, ये फर्स्ट लिस्ट जिसमें 2 एलिमेंट थे, ये सेकंड लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट थे और ये थर्ड लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट थे। तो जब हमारे पास हर रो में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उस केस में जो कॉलम्स है वो एक ही जनरेट होता है। तो एक बार हम इसे करके भी देख लेते हैं। यहाँ से इसी वाले एग्जाम्पल में मैं चेंजेस कर लेती हूँ। पहले यहाँ से ये इंडेक्सेस हटा देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट रो जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं और थर्ड में भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। सिर्फ इतना ही चेंज काफी है, एक ही रो में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है चेंज हो रहे हैं, हर रो में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आया वो कितना आया, एक ही कॉलम डिस्प्ले हुआ। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो जिसमें 3 एलिमेंट है और ये हमारी सेकंड रो जिसमें 2 एलिमेंट है और ये थर्ड रो जिसमें 3 एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे कॉलम का डाटा टाइप जो है वो क्या बन गया, लिस्ट बन गया। यहाँ पे हमारे कॉलम का डाटा टाइप जो था वो क्या था, इंटीजर था। कॉलम्स का डाटा टाइप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डाटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो डाटा फ्रेम की अगेन क्रिएशन ही है, बट इस बार हम क्या करेंगे कि 2D डिक्शनरी की जो वैल्यूज होंगी वो सीरीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे। बट आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि डिक्शनरी में अगर सीरीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वैल्यूज हैं तो उनसे हम डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करें। तो आज जितना किया है तब तक आप उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसमें आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट करके पूछिए। वीडियो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। बाय।